हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेंस आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धुआंधार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन जेईई केमिस्ट्री का, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं और जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गैस लॉस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और गैस लॉज में ऑलरेडी हम लोग भाई साहब दो लॉज देख चुके हैं, एक बॉयल्स लॉ देख चुके हैं, एक चार्ल्स लॉ देख चुके हैं, दो पार्ट निपटा चुके हैं। ये है पार्ट 3, जिसमें तीसरा नियम जो हमने गैस के लिए बनाया है और वो नियम है गे-ल्यूसेक्स लॉ। गे-ल्यूसेक्स लॉ तीसरा नियम है जो गैस के लिए बनाया गया है और ये मानकर चले गए कि भैया गैस को ये लॉ फॉलो करना चाहिए। करे नहीं करे वो एक अलग बात है, करती है कि नहीं करती है, नहीं करती तो क्यों नहीं करती और क्या डेविएशन दिखाती हैं इस लॉ से, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। बट पहले स्टार्टिंग में जो नियम बने उनकी चर्चा की जाएगी। तो गे-ल्यूसेक्स लॉ तीसरा नियम है जिस पर हम बात कर रहे हैं। बाकी इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद आपको तुरंत लेक्चर्स के बाद डीपीपीज मिलती हैं, जो प्रैक्टिस शीट्स होती हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, आपको बकायदा वो क्वेश्चंस करने होते हैं क्योंकि जो थ्योरी हम यहां पढ़ाते हैं उसी की डीपीपी, उसी के क्वेश्चंस आते हैं और वो तुरंत इस लेक्चर के बाद ही आपको सॉल्व करनी होती है, जो डिस्क्रिप्शन में जिसमें लिंक दिया जाता है। उसके बाद अगर वो नहीं बनता है, एक दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम आप लो, नहीं बनता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको उन डीपीपी के सॉल्यूशंस भी हम देंगे। वीडियो सॉल्यूशंस बकायदा वीडियो मिलेगा डीपीपी के वाइज, डीपीपी 1, डीपीपी 2 ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियो मिलेगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज अलग से स्टार्ट होगी, वो भी आईआईटी जेईई के कोर्स मॉड्यूल में से। इसके अलावा वन शॉट रिवीजन होगा, आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे जो कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगी, बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पर मिलने वाली है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी जेईई के चैनल पर। तो ये सभी चीजें नीट के और जेईई का जो आईआईटी जेईई मैग्नेट बेंस का चैनल है उस पर और वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल होगा। और ये सारी चीजें सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, वाकई में एग्जीक्यूट होंगे, वाकई में डिलीवर होंगे और आप देख रहे हो कि समय के साथ सारी चीजें डिलीवर हो भी रही हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स मूव अहेड और स्टार्ट करते हैं आगे की चीज जो यहां पर डिस्कशन है गे-ल्यूसेक्स लॉ का। पहले तो ये समझेंगे भाई गे-ल्यूसेक्स लॉ का और नाम क्या हो सकता है। जैसे अपन ने हर लॉ का एक और नाम दिया गया है, तो गे-ल्यूसेक्स लॉ का जो नाम होगा वो होगा प्रेशर टेम्परेचर लॉ। कौन सा लॉ? प्रेशर टेम्परेचर लॉ। और अब समझ गए होगे तुम कि इसमें क्या होने वाला है, किसके बीच में रिलेशन आएगा, क्योंकि लॉ का नाम ये क्लियर बताता है कि किसके बीच में रिलेशन आएगा, प्रेशर का और टेम्परेचर के साथ रिलेशन आएगा। ये लॉ आपको क्लियर समझाता है कि प्रेशर का रिलेशन कुछ टेम्परेचर के साथ होगा। याद करो, बॉयल्स लॉ को हमने प्रेशर वॉल्यूम लॉ कहा था, चार्ल्स लॉ को हमने वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ कहा था, क्योंकि वहां पर बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का हमने रिलेशन देखा था और बाकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हमने कांस्टेंट रखी थी। बाकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज बोले तो 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज थी, हमने गैस के बारे में बात की थी। अगर कोई भी मैटर गैसियस स्टेट में तो उसकी 4 प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास। मास किसकी आड़ में आता है? मोल्स की आड़ में आता है। यह बात अपन ने करी थी कि जो मास होता है वो मोल्स की आड़ में आता है। इन चारों में आपस में जो रिलेशंस हैं वो अलग अलग लॉज ने दिए हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बॉयल्स लॉ ने दिया है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन चार्ल्स लॉ ने दिया है। अब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन आएगा जो कि गे-ल्यूसेक्स साहब ने दिया था। और यहां पर बाकी चीजें कौन सी? वॉल्यूम जो नहीं आया और मास जो इस नाम में नहीं आया, वो दोनों चीजें हम कांस्टेंट मानेंगे। तो क्या है प्रेशर टेम्परेचर लॉ, क्या है गे-ल्यूसेक्स लॉ? बहुत सिंपल सा लॉ है। प्रेशर टेम्परेचर के इस लॉ को गे-ल्यूसेक्स साहब ने कहा था कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा, कोई भी गैस अगर होगी, उस गैस का अगर प्रेशर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो प्रेशर होगा वो गैस के टेम्परेचर से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहां पर गैस का प्रेशर उस टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, उस टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो गैस का प्रेशर उस टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। उस टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो गैस का प्रेशर उस टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। मतलब
तो गैस का प्रेशर 100% बढ़ेगा बढ़ते टेम्परेचर के साथ, प्रोवाइडेड उस समय वॉल्यूम और गैस का मास आपने बदला नहीं हो। वॉल्यूम और गैस का मास उतना ही होना चाहिए जितना था पहले वाले टेम्परेचर पे, बाद में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी उतना होना चाहिए। तो दिस शुड बी डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस शुड बी डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मास, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मास। और मास किसकी आड़ में आते हैं भाई? मास आते हैं मोल्स की आड़ में। तो दिस शुड बी डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और मोल्स अगर होंगे तो किसी भी गैस का प्रेशर जो होगा वो उसके टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। संपट पड़ गई बात? एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट स्केल वाला, यानी कि हमारा केल्विन वाला, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका प्रेशर। अब इसके लिए समझेंगे यहां पर, जैसे सपोज करो मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक गैस भर दी, इस कंटेनर में हमने गैस भर दी, ये सपोज करो हमने गैस भर दी इस कंटेनर में, और मैंने इस कंटेनर के पिस्टन को, बोले तो इसके ढक्कन को फिक्स कर दिया। ये भैया ढक्कन है और अपन ने इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया, ये ढक्कन है, इसको पिस्टन को ऐसा फिक्स कर दिया कि लाइक इट इज नॉट मूवेबल, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। और अब सडनली वी आर हीटिंग इट, हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट दे रहे हैं। हीट देंगे तो क्या होगा भाई? मॉलिक्यूल्स गैस के हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऊपर वाले ढक्कन पे दबाव बनाएंगे कि यार ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल। बट वो ढक्कन ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि ढक्कन को तो अपन ने फिक्स कर रखा है, अपन ने बिल्कुल इसको फिक्स कर दिया यहां पर। ये ढक्कन ये पिस्टन इज नॉट मूवेबल। तो क्या होगा? हीट कर रहे हैं मतलब वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने से इसके अंदर, क्योंकि पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का अंदर ही अंदर दबाव बढ़ रहा है, यानी कि इन गैस के मॉलिक्यूल्स का अंदर ही अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स का अंदर ही अंदर व्हाट इज इंक्रीजिंग? प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो प्रेशर उनका बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर लगाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो सपोज करो फिलहाल ये है T1 टेम्परेचर पे, और इस समय यहां प्रेशर जो फील हो रहा है इस पिस्टन के द्वारा, क्योंकि पिस्टन पे ही फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया होगा, दैट इज P1। तो T1 टेम्परेचर पे P1 है। सडनली स्टेट 2 आएगी, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे पहुंचा देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करके हाई टेम्परेचर पे पहुंचा देंगे, स्टेट 2 ले आएंगे। स्टेट 2 में क्या होगा? यही कंटेनर है, यही गैस है अंदर, पिस्टन वहीं अपनी पोजीशन पर अभी भी फिक्स है, पिस्टन अभी भी उसी पोजीशन पर फिक्स है। ये कंटेनर है, ये गैस है इसके अंदर, पिस्टन अभी भी उसी पोजीशन पर फिक्स है। ध्यान से सुनते चलेंगे यहां पर, और ये पिस्टन वहीं पर फिक्स है अभी भी, ठीक है, ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। तो अब यहां पर टेम्परेचर आपने बढ़ाकर T2 कर दिया, तो एक नया प्रेशर आएगा P2, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो P2 भी ज्यादा होगा। तुम एक और कंडीशन ले आओ, T3 टेम्परेचर पे P3 बन जाएगा। तुम एक और कंडीशन ले आओ, T4 टेम्परेचर पे P4। ये जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस का अंदर ही अंदर प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर उतना इंक्रीज करता जाएगा। तो ये गैस का प्रेशर उतना बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर उतना बढ़ता चला जाएगा। संपट पड़ी क्या बात? तो इसलिए ये कहा गया है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रोवाइडेड वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट रहेंगे तब। इन दोनों का कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर तुमने वॉल्यूम चेंज कर दिया तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर खिसक गया, पिस्टन ऊपर खिसक गया तो प्रेशर वापस से पुराना वाला आ गया। फिर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर गैसेस ने बोला कि यार ऊपर ले जाओ पिस्टन, पिस्टन अगर ऊपर चला गया तो फिर वही प्रेशर कम हो गया। तो अल्टीमेटली तुम्हें यह समझना है कि तुम्हें पिस्टन को मूव नहीं करवाना है, पिस्टन को फिक्स करना है, एकदम फिक्स करना है, और फिर टेम्परेचर राइज करोगे तो अंदर गैस का प्रेशर बढ़ेगा। यह सेम कंसेप्ट पे प्रेशर कुकर काम करता है भैया। ये जो प्रेशर कुकर होता है ये इसी कंसेप्ट पर काम करता है। प्रेशर कुकर में आप जो ढक्कन लगाते हो कितना टाइट लगाते हो, वो पिस्टन है जिसको आप फिक्स कर रहे हो,
और इतना टाइट लगाते हो कि खाना पकने के बाद तुमसे भी नहीं खुलता, कई बार तो होता है ना प्रैक्टिकली। तो वो क्यों उसमें जल्दी खाना पक जाता है? क्योंकि अंदर सडनली प्रेशर राइज हो जाता है। अंदर जो कुकिंग होने पर गैस बनती है, वेपर बनता है, उनका प्रेशर हाई प्रेशराइज वो वेपर्स होते हैं, तो वो खाने को हीट देते हैं, सब्सटेंशियल एनर्जी देते हैं, जिससे खाना जल्दी कुक हो जाता है। तो कुकर में कोई भी चीज अगर आप बनाते हो तो वो जल्दी बन जाती है। अगर आप ओपन किसी कंटेनर में, जैसे कढ़ाई होती है, अगर वही चीज आप कढ़ाई में बनाओगे तो टाइम ज्यादा लेगी, क्योंकि कढ़ाई में आप एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर रहे हो। वो जो कुकिंग वाली जो भी चीज है, जो भी तुमने ग्रेवी बनाई हो, जो भी बनाया हो, वो किसको एक्सपोज हो रहा है? एयर, एटमॉस्फेरिक एयर को, जो 1 atm प्रेशर रखती है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन जब आपने प्रेशर कुकर में रखा तो नाम में ही आ रहा है प्रेशर कुकर, वो प्रेशर अप्लाई करेगा खाने में, और खाने में जैसे प्रेशर अप्लाई होगा तो वहां पर वो जल्दी कुक हो जाएगा। तो पूरा खेल इसी बात पर है कि जो प्रेशर होगा गैस का, वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। कांस्टेंट खोलेंगे, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो ये खोलेंगे तो कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे, वो कांस्टेंट आएगा के। तो P विल बी इक्वल टू के टी, तो P इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। ये P इक्वल टू के टी हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट वी आर हैविंग एज प्रेशर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, कैसा है, किस पे डिपेंड करेगा, सारी बातें आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर करके हम देखेंगे। बिल्कुल कंपेयर करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से और ये सारी चीजें समझेंगे। बट फिलहाल वी हैव P इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी। अब मान लो ये पहली कंडीशन थी P1 T1, तो वी कैन राइट इट एज P1 इक्वल टू के टाइम्स ऑफ T1, और वी कैन से P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू के। हम क्या कह सकते हैं? P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू के। लेट दिस बी इक्वेशन 1। ये स्टेट ए थी, दिस इज एट स्टेट ए। मान लेते ये स्टेट ए है, मान लेते ये स्टेट ए है, एंड सडनली ये स्टेट बी तक पहुंच गया। सडनली ये स्टेट बी तक पहुंच गया, जहां पर P2 जो होगा वो K टाइम्स ऑफ T2 होगा, क्योंकि टेम्परेचर T2 पर प्रेशर P2 हो गया। सो दिस इंप्लाइज P2 अपॉन T2 इक्वल टू K। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन डिड्यूस, 1 and 2 से हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन डिड्यूस, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन डिड्यूस P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा किसी K के बराबर, भले प्रेशर के बढ़ाने से, भले टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर कितना भी बढ़े। द मोर यू इंक्रीज द टेम्परेचर द मोर द प्रेशर विल गोइंग टू इंक्रीज, और हमेशा लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट मेंटेन होगा। प्रोपोर्शनलिटी में कुछ भी हो, प्रेशर के वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि प्रेशर बढ़ाओगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर गैस का बढ़ेगा। दुगना टेम्परेचर दुगना प्रेशर, 3 गुना टेम्परेचर 3 गुना प्रेशर, 1/3 टेम्परेचर 1/3 प्रेशर। लेकिन जो प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो होगा ये हमेशा K कांस्टेंट के बराबर होगा, ये चेंज नहीं होने वाला। P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू K। मान लो कोई तीसरी स्टेट आ जाती, स्टेट C, P3 अपॉन T3 इसके बराबर ही होता। P4 इक्वल टू P4 अपॉन T4 इक्वल टू P5 अपॉन T5, चलता रहेगा, ये पूरे टाइम चलता रहेगा, क्योंकि ये सब एक कांस्टेंट K के बराबर है। सवाल उठता है ये K में कौन होगा? इट इन्वॉल्व्स द 2 कांस्टेंट्स जो हमारे पास हैं। इट इन्वॉल्व्स द 2 कांस्टेंट, कौन कौन से? सो इट इन्वॉल्व्स कांस्टेंट कौन कौन से हैं? इट इन्वॉल्व्स द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मास, जो कि मोल्स की आड़ में आएगा। तो इट इन्वॉल्व्स कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और मोल्स को ये 100% इन्वॉल्व करेगा। कैसे इन्वॉल्व करेगा, क्या रिलेशन होगा K में मोल्स और वॉल्यूम का, सब चर्चा करेंगे। बट फिलहाल K इज अ कांस्टेंट। P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2 एंड दिस विल बी द रेशियो विच इज इक्वल टू K। क्लियर हो गया? यहां टेम्परेचर जो होगा इंश्योर करना कि वो केल्विन में होगा।
और अगर केल्विन पर चले गए तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। अगर केल्विन एब्सोल्यूट जीरो पर चला गया, मतलब 0 केल्विन पर टेम्परेचर चला गया, तो पी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब गैस का कोई प्रेशर नहीं लगेगा। और यह हकीकत है क्योंकि हमने गैस का वॉल्यूम भी वहां पर जीरो मान लिया था, क्योंकि हमने कहा था एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो समझ गए, -273.15 डिग्री सेल्सियस। याद करो, हमने सेकेंड पार्ट में इसका जिक्र किया है। जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर सेकेंड पार्ट नहीं देखा है, चार्ल्स लॉ नहीं देखा है, वो पार्ट 3 ना देखें, पहले वो चार्ल्स लॉ को देखें, पार्ट 2 को देखें, उसके बाद ये गेल-यूसेक्स लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर हो गया? तो एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन तक अगर तुम चले जाते हो तो 0 केल्विन पर जाते ही प्रेशर जो गैस का होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहां T जीरो रख दो भैया, तो के कुछ भी हो मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो अल्टीमेटली प्रेशर विल बिकम जीरो, प्रेशर आपका जीरो ही हो जाएगा, तो प्रेशर में आपकी जीरो वैल्यू आएगी। तो मतलब यह है कि गैस का प्रेशर शून्य हो जाता है अगर आप एब्सोल्यूट जीरो तक जाते हो, -273.15। और यह बात हमने बकायदा डिस्कस की थी चार्ल्स लॉ में, कि हमने कहा था अगर हम एब्सोल्यूट जीरो तक जाएंगे, 0 केल्विन तक जाएंगे, तो एग्जैक्टली जो वॉल्यूम होगा गैस का वो जीरो होगा चार्ल्स लॉ के हिसाब से। और वॉल्यूम क्यों होगा गैस का जीरो? क्योंकि वहां पर सारे मोशन जो हो जाएंगे मॉलिक्यूल के वो सीज हो जाते हैं, और हम इनफैक्ट कहते हैं कि वहां पर सुपर कूल्ड सॉलिड बन जाता है, वहां पर हमारे पास गैस रहती ही नहीं है, तो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है, तो फिर गैस का प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। तो फिर हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि उस गैस का प्रेशर भी जीरो हो जाएगा, तो गैस का प्रेशर भी जीरो हो जाएगा टी अगर 0 केल्विन है। लेकिन अगर ये T डिग्री सेल्सियस है तो फिर नहीं होगा। जैसे वहां पर भी वॉल्यूम कुछ आया था 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस में अगर जीरो है तो फिर नहीं होगा। यहां पर भी वही रिलेशन आएगा। कैसे आएगा चर्चा करते हैं उसकी, पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन यहां पर बेसिक हमारा गेल-यूसेक्स लॉ पूरा बेसिक जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है, बेसिक पार्ट, जिसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। द मोर यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस द मोर द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी देयर। प्रेशर कुकर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। तापमान आप बढ़ाते जाते हो, अंदर गैस का प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रोवाइडेड पिस्टन अच्छे से फिक्स करके रखा हो तो, क्योंकि पिस्टन मूव हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और हमें वॉल्यूम चेंज नहीं रखना बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इवन मास ऑफ गैस भी फिक्स रखना है, और एक्स्ट्रा गैस नहीं डालनी और ना निकालनी है। जितनी गैस भर दी थी स्टार्टिंग में उतनी रहने देना, तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। स्क्रीनशॉट लें, अभी काफी कुछ चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट लें पहले। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होगा वो रखेंगे, यानी कि केल्विन वाला रखेंगे, और एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच गया तो प्रेशर भी जीरो हो गया। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में हो गया तो क्या होगा, यहां पर चर्चा करते पहले। अगर डिग्री सेल्सियस में हुआ तो क्या होगा? सो इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 of the pressure at 0 degree Celsius for every rise or fall of 1 degree Celsius। याद करो, ये वही चीज है जो आपने चार्ल्स लॉ में समझी थी। जो वहां पर वॉल्यूम का वेरिएशन आया था डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का, सेम यहां पर प्रेशर का वेरिएशन आएगा टेम्परेचर के साथ। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ वॉल्यूम होगा, ये सेल्सियस से केल्विन नहीं है, 0 केल्विन पर कुछ वॉल्यूम, 0 वॉल्यूम था, तो 0 सेल्सियस पर कुछ वॉल्यूम होता। यहां पर क्योंकि वॉल्यूम भी होगा तो फिर 100% कोई प्रेशर भी होगा, एंड लेट दैट प्रेशर इज P नॉट। मतलब टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो प्रेशर गैस का हो गया P नॉट। 1 डिग्री राइज होगा तो इस P नॉट का 1/273 टाइम्स इंक्रीज होता जाएगा, तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना वॉल्यूम हो जाएगा पता है? 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस पर P नॉट प्लस ऐड हो जाएगा P नॉट अपॉन 273। ठीक है, 0.15 भी ले सकते हैं, तो 0.15 भी हम लेकर चलेंगे क्योंकि 273.15 होता है एग्जैक्टली। 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस, तो प्रेशर हो गया P नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ P नॉट अपॉन 273.15। याद करो, ये सेम चीज वॉल्यूम में हो रही थी। 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 3 डिग्री के लिए इट विल बी P नॉट प्लस 3 टाइम्स ऑफ P नॉट अपॉन 273.15, यानी कि हर एक डिग्री सेल्सियस के लिए P नॉट का 273.15 1 अपॉन 273.15 टाइम्स इंक्रीज होगा प्रेशर, जैसा वॉल्यूम हो रहा था। तो फिर व्हाट विल बी द प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस? तो प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस इज PT, विच इज इक्वल टू P नॉट प्लस
T times of P naught upon 273.15. This will be the pressure. This will be the pressure at T degree Celsius. So this will be the pressure of gas at T degree Celsius. और ये डिग्री सेल्सियस में. So this will be the pressure of gas at T डिग्री सेल्सियस. तो ये T डिग्री सेल्सियस पर गैस का प्रेशर है. कितना है? P नॉट प्लस T टाइम्स ऑफ P नॉट अपॉन 273.15. ये सेम रिलेशन वही है जो हमने VT निकाला था, विच वॉज V नॉट प्लस T टाइम्स ऑफ V नॉट अपॉन 273.15. ये बिल्कुल सेम वही रिलेशन है. ये बिल्कुल सेम वही रिलेशन है, बस ये वॉल्यूम के टर्म्स में, ये प्रेशर के टर्म्स में, ये सेम रिलेशन आएगा बस. तो यहां से PT इक्वल टू P नॉट प्लस T टाइम्स ऑफ P नॉट अपॉन 273.15 होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का कुछ प्रेशर होगा जिसको हम P नॉट कह रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे कि भैया गैस का प्रेशर 0 हो जाएगा. 0 डिग्री पर नहीं होगा, 0 केल्विन पर होगा. 0 केल्विन मतलब माइनस 273.15. और वो रखकर देख लो यहां से, अगर आप माइनस 273.15 टेम्परेचर रखते हो तो 273.15 273.15 कैंसिल, माइनस था तो P नॉट माइनस हो जाएगा, प्लस P नॉट माइनस P नॉट कट जाएंगे, 0 आएगा प्रेशर. ये हम साबित कर चुके हैं. तो प्रेशर उस समय माइनस 273.15 पर 0 आएगा, जो कि एब्सोल्यूट 0 है, यानी कि 0 केल्विन. लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ प्रेशर रहेगा, दैट इज P नॉट. तो ये आपका हमेशा एक्सप्रेशन रहेगा. तो अब आप क्या कह सकते हो? PT इक्वल टू P नॉट प्लस 273.15 इंटू T. हालांकि अब यहां से आप क्या कर सकते हो? P नॉट कॉमन ले सकते हो, तो यू विल गेट दिस एज P नॉट कॉमन. यहां से आप P नॉट कॉमन ले लोगे, ये P नॉट कॉमन आ जाएगा, तो P नॉट विल बी इक्वल टू 1 प्लस T बाई 273.5. जैसे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया देखेंगे. तो वी हैव PT इक्वल्स टू P नॉट प्लस T टाइम्स ऑफ P नॉट अपॉन 273.15. यहां से हम क्या कर सकते हैं? P नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो P नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बाय T प्लस डिवाइडेड बाय 273.15 आएगा. 273.15 हम यहां एलसीएम ले ले तो P नॉट यहां क्या आ जाएगा? 273.15 प्लस T. ठीक है, 273.15 इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको T नॉट बोल सकते हैं. तो PT इक्वल टू P नॉट अप इंटू T, ये T मान लेते हैं या T1 मान लेते हैं, या बेसिकली T मान सकते हैं अपन. इसको PT बोल रहे हैं, इसको P नॉट बोल रहे हैं, इसको T मान लेते हैं, क्योंकि ये T 273.15 प्लस T समथिंग ऐड हो रहा है, तो इसको T डैश मान लेते हैं, अपॉन इसको T नॉट मान लेते हैं. तो यहां से ये हो जाएगा क्या? PT अपॉन T डैश इज इक्वल टू P नॉट अपॉन T नॉट. तो अभी अपन ने ये चीज रिलेशन देखा था कि P अपॉन T हमेशा कांस्टेंट होता है, तो दिस इज P अपॉन T विच इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट. ये प्रूफ करता है कि P अपॉन T जो होगा ये एक कांस्टेंट के इक्वल होगा. इट इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट. तो P अपॉन T विल ऑलवेज बी इक्वल टू अ कांस्टेंट. तो P बाई T कांस्टेंट होगा, जैसे हमने यहां पर प्रूफ किया था. इस पे P बाई T कांस्टेंट होगा, ये P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 इक्वल टू K. तो यहां से इस रिलेशन से भी प्रूफ हो रहा है जब हमने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रखा है. तो ये T डैश हमने मान लिया, T डैश कुछ नहीं है, ये वाला है 273.15 प्लस T को हमने T डैश बोल दिया फिलहाल, ये T डैश हो गया. तो इट विल बी PT अपॉन T डैश इक्वल टू P नॉट अपॉन T नॉट, यानी कि P अपॉन T प्रेशर एट T टेम्परेचर अपॉन T डैश इक्वल टू टेम्परेचर एट प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब दिस इज T नॉट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो दिस इज P बाई T इज कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेशियो हमेशा सेम आ रहा है. वहां से भी हमने निकाल लिया था जब हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाला फॉर्मूला देखा था, यहां से भी वही चीज निकाल ली जब हमने डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला देखा है. ये डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूले से आ गया. क्या पूरी कहानी संपट पड़ी यहां से यहां तक? तो यही चीज यहां लिखी हुई है, देखो PT अपॉन T विल बी इक्वल टू P नॉट अपॉन T. ये चीज यहां पर भी आई है. सो P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये P बाई T कांस्टेंट है. क्लियर हो गया? अब यहां पर ये समझते हैं कि वो कांस्टेंट किसके बराबर आएगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गेल-ल्यूसेक्स लॉ का क्या होगा. तो ये दोनों चीजों पर बात करनी है, लेकिन उससे पहले इतने पार्ट का अपन को स्क्रीनशॉट लेना है. ये तो अपन ले चुके, इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट लेंगे.
इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेना है। अब चर्चा करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेल-यूसेक्स लॉ की। सो नाउ विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेल-यूसेक्स लॉ। तो देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेल-यूसेक्स लॉ। तो देखो, खेल बड़ा सिंपल है। खेल बड़ा सिंपल है कि अगर हमारा पहला रिलेशन से चले P इक्वल टू के टी, जहां T जो था वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था जो कि केल्विन में हमने नापा था, और इसको कंपेयर करें अगर हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये के टी प्लस 0 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज y की जगह पर करस्पॉन्ड हो जाएगा प्रेशर, यहां पर x की जगह पर करस्पॉन्ड हो जाएगा टेम्परेचर, m की जगह पर स्लोप आएगा k, मतलब m की जगह k आएगा, और y इंटरसेप्ट c की जगह 0, मतलब ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा। तो ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा। तो ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा। अब यहां देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कौन? प्रेशर। दिस इज योर प्रेशर। ये हो गया आपका टेम्परेचर। तो ये आपका टेम्परेचर, बेसिकली प्रेशर टेम्परेचर एक्स और वाई एक्सिस पर आ गए। सी इंटरसेप्ट 0 है, मतलब लाइन जो आएगी वो ओरिजिन से पास होगी, और स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप मतलब एंगल जो होगा थीटा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, एक्यूट एंगल। क्यों भैया? क्योंकि स्लोप जो होता है m वो tan थीटा के बराबर होता है। जो स्लोप होता है बेसिकली वो tan थीटा के बराबर होता है। एंड अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, इट इंप्लाइज थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ये कंफर्म बात है, स्ट्रेट लाइन से। अगर स्लोप नेगेटिव होता तो थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता, क्योंकि थीटा होता है वो एंगल जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन को की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर दिस विल बी द एंगल। तो ये देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टी बढ़ाओगे केल्विन में, ये केल्विन में है, वैसे वैसे आपका गैस का जो प्रेशर है वो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। एंड दिस विल बी द एंगल थीटा, जिसका टेंजेंट ऑफ थीटा इस लाइन का स्लोप होता है, जिसका टेन थीटा जो होगा वो इस लाइन का स्लोप होगा m, जो फिलहाल हमें दे रखा है k के बराबर। तो इस लाइन का जो स्लोप दे रखा है वो दे रखा है k के बराबर। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू k। ये स्लोप हो गया k के बराबर, पॉजिटिव k। अभी k पर चर्चा करेंगे, k क्या है इस पर पूरी बात करेंगे, लेकिन ये आपकी लाइन का एक स्लोप आ जाएगा। तो ये स्लोप आ गया आपका k, और ये आपका एक लाइन बन गई जो क्लियर कहती है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी गैस का बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो लीनियरली बढ़ेगा। और अगर 0 पहुंच गया टेम्परेचर, किसमें? केल्विन में, तो प्रेशर भी 0 आ गया, ये ओरिजिन पर आ गया। तो ये प्रेशर भी 0 हो जाएगा, विच विल बी एट ओरिजिन। तो ये ओरिजिन पर आ जाएगा। अब ये ग्राफ कब बना? जब हमने ये इक्वेशन यूज करी जिसमें टेम्परेचर केल्विन में था। बट अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ गया तो कहानी पलट जाएगी, क्योंकि इक्वेशन पलट जाएगी। इक्वेशन क्या हो जाएगी? मतलब ज्यादा पलटेगी नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। पी नॉट इज इक्वल टू पीटी, प्रेशर एट टी टेम्परेचर विल बी इक्वल टू पी नॉट प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस टी टाइम्स ऑफ P naught upon 273.15. This is what you will get for T temperature, where T is in degree Celsius. Ensure करना यहां टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में, तो हियर टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। यहां पर देख लेते हैं अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हुआ तो क्या चेंजेस आएंगे। यहां से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विच इज द इक्वेशन ऑफ एन स्ट्रेट लाइन। कंपेयर करें तो y की जगह वी हैव करस्पॉन्डिंग पीटी, प्रेशर एट टी टेम्परेचर्स, तो प्रेशर बनेगा y एक्सिस पर। ये आपका इंटरसेप्ट है c,
यानी कि प्लस समथिंग है ना, तो ये सी आपका पी नॉट हो गया, यानी कि वाई पर जो पॉइंट कटेगा, वाई एक्सिस पर वो पी नॉट पॉइंट कटेगा, और वाई एक्सिस पर जब कोई पॉइंट कटता है तो एक्स एक्सिस 0 होता है, एक्स पे टेम्परेचर जाएगा तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तब भी कुछ वाई का प्रेशर आ रहा है, वाई की वैल्यू आ रही है पी नॉट, वो प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये सी हो गया। इसमें कांस्टेंट क्या है, पी नॉट कांस्टेंट है और 273.515 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है पूरा, और इसके बाहर कौन होगा अपना, T होगा, दैट इज टेम्परेचर, तो इसके बाहर T होगा, तो ये टेम्परेचर होगा, तो P नॉट अपॉन 273.15 इज अ कांस्टेंट विच इज अ स्लोप, क्योंकि स्लोप ही कांस्टेंट होता है, तो M की वैल्यू आ गई 273 P नॉट अपॉन 273.15 and then at last we have nothing but x corresponding to temperature T, और T स्मॉल लिखा है मतलब वो सेल्सियस वाला टेम्परेचर है। सिंपल सा ग्राफ बनेगा अब यहां पर, y एक्सिस पर बोले क्या था, प्रेशर था, ये प्रेशर था, x एक्सिस करस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर, बट दिस टाइम टेम्परेचर विल बी इन डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस बताएंगे ग्राफ, जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनेंगे, वो ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पर देखेंगे ग्राफ, हमारा इंटरसेप्ट जो है वो कौन है, पी नॉट, मतलब वाई इंटरसेप्ट पी नॉट है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होगा अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिव है पी नॉट अपॉन 273.15, तो बस कुछ नहीं होगा, लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये रही आपकी लाइन, ये आपका कर्व है, इसका थीटा अगर देखोगे तो कहीं से भी एक्स एक्सिस बना लो, और ये थीटा देखोगे तो आपको 90 डिग्री से छोटा ही मिलेगा, ये लेकिन कर्व है, दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज कर्व, तो ये आपको 90 डिग्री से छोटा मिलेगा। इस पॉइंट पर आपका ये 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि एक्स एक्सिस इस पॉइंट पर 0 हो गया, तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज पी नॉट, मतलब ये एक्चुअली पी नॉट पॉइंट है, तो ये पूरी यहां तक वैल्यू जो है वो पी नॉट की है, और ये अल्टीमेटली प्रेशर 0 कहां हो रहा है, यहां पर, ये पता है क्या है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर है जो कि 0 केल्विन के करस्पॉन्ड है, जहां पर माना जाता है कि गैस का प्रेशर 0 हो जाता है। तो देखो कितना पीछे आकर मिला, क्योंकि टेम्परेचर के नेगेटिव में ही मिलेगा, क्योंकि -273.15 चाहिए जो नेगेटिव में ही होगा, तो ये पीछे आकर यहां कहीं मिलेगा माइनस में, जो कि 0 केल्विन है, तो यहां पर वो प्रेशर आपको 0 मिलेगा, 0 केल्विन पर, क्योंकि वॉल्यूम भी यहां 0 मिला था, क्योंकि यहां कोई गैस एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर सारे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड्स बन जाते, तो यहां पर आपको कहोगे आपको प्रेशर नहीं मिलेगा, सो दिस विल बी द कर्व। इस कर्व का कोई स्लोप पूछे तो स्लोप विल बी इक्वल टू m विल बी इक्वल टू पी नॉट अपॉन 273.15, पी नॉट अपॉन 273.15, ये इस लाइन का स्लोप आएगा, और ये आपके ग्राफ बनेंगे जो आपके ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूरा ग्राफ आपका ऐसा रिप्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया पूरा पार्ट, एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, यहां पर होने भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारे ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके चार्ल्स लॉ में, बस वहां जो चीजें वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बनी थी वो चीजें यहां प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बनेंगी, इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। स्क्रीनशॉट लेंगे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, इसके पहले का अपन ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, यहां पर आप कॉपी करेंगे पूरी चीजें। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेल-यूसेक्स लॉ। दोनों ग्राफ मैंने आपको बकायदा एक्सप्लेन करे, दोनों ग्राफ का अपना एक पर्पस है, दोनों ग्राफ से इंफॉर्मेशन एक ही मिलती है कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, प्रोवाइडेड गैस का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखा है तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रोवाइडेड गैस का अगर वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा हुआ है तो ये पूरी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। क्लियर हो गया। अब आगे वो जो कांस्टेंट है वो मन में कुलबुलाहट दे रहा है कि वो किसके बराबर होगा, तो कोई बात नहीं, वहां पर बात कर लेते। तो अकॉर्डिंग टू गेल-यूसेक्स लॉ हम क्या कह सकते, अकॉर्डिंग टू गेल-यूसेक्स लॉ हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू गेल-यूसेक्स लॉ हम ये कह सकते हैं दैट P
P equals to KT, or we can say P by T is always equal to some constant K, and let this be equation 1. अब वो कांस्टेंट अगर पता करना है तो याद है हमने कहा था भाई आइडियल गैस इक्वेशन को लाना पड़ेगा, उसी से तो हम कंपेयर करेंगे अपनी इस लॉ की इक्वेशन, गेल-यूसेक्स लॉ की इक्वेशन को, तभी तो कांस्टेंट कंपेयर हो पाएंगे. तो हमने कहा ले आते. हालांकि ये इक्वेशन कहां से आई अभी भी मैं बता रहा हूं, ये हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये मानकर चलना पड़ेगा अगर हमें कांस्टेंट की जल्दी है कि हम कांस्टेंट जानना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT. इसको इसी फॉर्म में लाते P बाई टी में, तो P बाई टी इज इक्वल टू NR बाई V. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. कंपेयर कर ले. अगर दोनों को कंपेयर करें तो ध्यान से सुनेंगे. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we obtain जो कांस्टेंट K है वो NR बाय V के इक्वल है. यानी कि वो जो कांस्टेंट हम बोल रहे थे जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो K कांस्टेंट होगा इट इन्वॉल्व्स कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स, इट इन्वॉल्व्स कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स. इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम भी आएगा और मोल्स भी आएंगे, तो वो बिल्कुल आ रहे हैं क्योंकि अब हमारी K की वैल्यू आ रही है NR बाय V, जहां N क्या है मोल्स ऑफ गैस, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर गैस के लिए पूरे ब्रह्मांड में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और V वॉल्यूम जो हमने इस लॉ के लिए कांस्टेंट रखा है. तो NR बाय V, N और V हमने इस लॉ में कांस्टेंट रखे, R होता ही कांस्टेंट है, मतलब ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी और यही कांस्टेंट हमारा K है. वो जो कांस्टेंट हटा मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाते हैं वो यही K NR बाई V के इक्वल है. सो दिस इज द K विच इज इक्वल टू NR अपॉन V, NR अपॉन V. अब इसका मतलब अगर हम वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाला ग्राफ अलग अलग वॉल्यूम पर बनाए तो एक बात तो क्लियर है कि सब पर हमको, अगर हमने गैस के मास सेम रखा है, मोल्स हमने सेम रखे हैं, बस हमने क्या करा है इधर देखेंगे सारी चीज समझ में आएगी. बस हमने क्या करा है अलग अलग वॉल्यूम पे वो बना लिया. अब तुम बोलोगे सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना चाहिए था. हाँ रखना चाहिए था. तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक कर्व बनेगा ना. ये मान लो एक कांस्टेंट वॉल्यूम V1 पर बन गया, ये V1 पर एक कर्व बन गया. इस दौरान हर जगह वॉल्यूम कांस्टेंट था. द ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. दिस इज अ टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, तो केल्विन में है इसलिए यहां इंटरसेप्ट 0 भी आ रहा है. तो ये V1 वॉल्यूम पर बना है, मतलब हर पॉइंट पर V1 वॉल्यूम था, हर जगह V1 वॉल्यूम था हर पॉइंट पर. अगर वॉल्यूम बदल दिया तो कर्व बदल जाएगा. ये वॉल्यूम बदल दिया, से दिस इज V2. ये वॉल्यूम बदल दिया, एक और वॉल्यूम बदल दिया तो से V3, एक और बार वॉल्यूम बदल दिया तो से दिस इज V4. तो ये वॉल्यूम्स हम बदल रहे हैं, हम वॉल्यूम्स बदल रहे हैं. अब क्या होगा वॉल्यूम बदलने से? हमें यह पता करना है कि ये कर्व तो बदल गया, लेकिन एक कर्व की अगर किसी भी एक कर्व की बात करें, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो वो स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर बनी है जो उसके आगे उसका वॉल्यूम लिखा हुआ है. और अगर वॉल्यूम अलग तो कर्व्स अलग अलग, क्योंकि लाइन ही अलग हो जाएगी. अब ये पूछेंगे कि बताओ V1, V2, V3 और V4 में कौन सा वॉल्यूम बड़ा है, कौन सा कम है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर इनको अरेंज कर दो. V1, V2, V3, V4 जैसे कि अपन हर बार करते हैं. तो उसके लिए अपन ये देखें कि जो K है वो NR बाई V के बराबर है. जो K है वो NR बाई V के बराबर है. जो K है वो NR अपॉन V के बराबर है. और याद है K क्या था? स्लोप ऑफ लाइन. याद करें K क्या था? स्लोप ऑफ लाइन. यहां पर देखेंगे K M स्लोप था और M हमारा यहां पर K के बराबर था. ये देखेंगे वो भी पॉजिटिव K के बराबर, तो M K के बराबर था. तो इसका मतलब NR बाई V कुछ नहीं है, हमारे हर कर्व का एक स्लोप भी है, और स्लोप मतलब tan थीटा. तो आई कैन राइट इट एज tan थीटा इक्वल टू NR बाई V. NR बाई V.
मान लेते हैं कि इन चेंजेस के दौरान, इस ग्राफ के दौरान हमने वॉल्यूम तो चेंज कर दिया लेकिन मोल्स चेंज नहीं करे। गैस के मोल्स उतने ही है, फिक्स्ड मास है गैस का, आर अभी भी वही है, फिक्स्ड है, तो सिर्फ वॉल्यूम बदला इसलिए अलग अलग कर्व बन गए। तो वॉल्यूम के बदलने से टेन थीटा पर क्या असर हुआ कि टेन थीटा वॉल्यूम से इनवर्सली हो गया। रिलेशन बता रहा है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आता है मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, अब कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी, तो टेन थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। और टेन थीटा बोले तो थीटा, क्योंकि मैथ्स में जितना थीटा उतना उसका टेंजेंट ऑफ थीटा, उतना टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इसका मतलब यह हुआ जो थीटा हमारा बड़ा होगा उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम छोटा होगा। थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v आ रहा है, यह हम एक बार और देख चुके हैं। यहां पर थीटा जो है वो इनवर्सली है वॉल्यूम के, यानी कि जिसका थीटा, जिस कर्व का, जिस स्ट्रेट लाइन का एंगल छोटा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भैया सारे थीटा निकाल लेते हैं। ये है थीटा 1, ये उससे बड़ा थीटा 2, ये उससे बड़ा थीटा 3 और ये सबसे बड़ा थीटा 4। समझ में आया? व्हाट इज द ऑर्डर? थीटा 1 सबसे छोटा, उससे बड़ा थीटा 2, उससे बड़ा थीटा 3 और उससे बड़ा थीटा 4। तो फिर थीटा 1 सबसे छोटा तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम सबसे बड़ा, तो V1 सबसे बड़ा, उससे छोटा V2, उससे छोटा V3 और सबसे छोटा V4। क्लियर हुआ आपको ये? तो सबसे बड़ा V1 का वॉल्यूम, उससे छोटा V2, उससे छोटा V3 और सबसे छोटा V4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें यहां समझना है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा वॉल्यूम बड़ा है, कौन सा वॉल्यूम छोटा है, या इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आपको सिर्फ थीटा एनालाइज करना है। प्रेशर टेम्परेचर में आपको सिर्फ थीटा एंगल पता करना है, जिसके करस्पॉन्डिंग थीटा सबसे बड़ा होगा उसके करस्पॉन्डिंग वाला वॉल्यूम सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा थीटा 4 था, तो V4 जो वॉल्यूम था वो सबसे कम आया, सबसे छोटा आया। थीटा 1 सबसे छोटा था तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 सबसे बड़ा आया, V1 का वॉल्यूम सबसे बड़ा आया। कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ये हो गया यहां पर बॉयल्स लॉ समाप्त, ये हो गया यहां पर गेल यूसेक्स लॉ समाप्त। बॉयल्स लॉ कब का समाप्त हो चुका है, ये गेल यूसेक्स लॉ समाप्त हो गया हमारे यहां पे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सारी चीजों को लेकर कोई डाउट नहीं है मन में? सारे ग्राफ हम लोगों ने यहां पर, ये ग्राफ भी देख लिया, यहां पर हमने ये ग्राफ भी देख लिया है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आराम से। तो भैया यहां पर हमारा पूरा कंप्लीट होता है गेल यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और पूरी शिद्दत से हमने यहां पर लॉ को समझा है। लॉ भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम टेम्परेचर जैसा ही था, ठीक है ना? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। एब्सोल्यूट जीरो पर, यानी कि 0 केल्विन पर गैस का वॉल्यूम भी 0 होता है और गैस का प्रेशर भी 0 होता है। यहां तक हम लोगों ने अपना पूरा सेशन निपटा लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। हम लोग ये जानेंगे भैया आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, सारे लॉस को कंबाइन करके एक कॉमन इक्वेशन बनाए, जो इन लॉ को फॉलो करे उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी अगर यूट्यूब पर आप कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका है आप मैग्नेट बेंस की वेबसाइट magnetbase.com आकर सारे लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट मिलती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए। और ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि क्या होता है, हम YouTube पर कोई वीडियो सर्च करते हैं तो हम एक टॉपिक का नाम डालते हैं और उस टॉपिक पर हमें वीडियो मिल जाता है, हम उसको देख भी लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि केमिस्ट्री में ज्यादातर टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, या कई बार कोई थ्योरी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो उसके थ्योरी के बाद उसके क्वेश्चंस हमें मिलने चाहिए लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जो हमें YouTube से खुद से तो रिकमेंडेशन नहीं आएगी, वो तो हमें ही ढूंढने पड़ेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे।
तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए और लगातार कनेक्टेड वीडियोस पढ़ने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट मिलनी चाहिए, जहां पर लेक्चर दिया जाए, उसके सवाल नीचे आए, फिर उसकी शीट आए, फिर एक लेक्चर आए, उसकी शीट आए, पूरा ये एक प्लेलिस्ट बने ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको करना क्या है, वेबसाइट पर आना है, आईआईटी जेईई की कैटेगरी में जाना है, सारी कैटेगरी के एग्जाम्स यहां पर है, यहां पर आपको सारे कोर्सेज देखेंगे, क्रैश कोर्स मिलेगा और रेगुलर जेईई का कोर्स मिलेगा। आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपको प्रॉपर यहां पर टॉपिक वाइज लिस्टिंग होगी, सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज लिस्टिंग होगी, चैप्टर लिखे होंगे, चैप्टर के साइड में आपको प्लस का बटन है, क्लिक करोगे तो आपको सब टॉपिक दिखेंगे, टॉपिक के आगे टॉपिक का ड्यूरेशन भी लिखा है, सो दैट आप टाइम टेबल के हिसाब से प्लानिंग कर लो लेक्चर्स की। और उसी में आपको देखो डीपीपी शीट सब डाउनलोड मिलेगा, ये पीडीएफ है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। और लेक्चर्स बिल्कुल सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ऐसा नहीं वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो किसी चीज का पैसा है, कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है, कोई कोड लगाना है, कुछ नहीं, 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, 100% फ्री एजुकेशन है। और जैसे आप किसी वीडियो पर क्लिक करोगे तो हाई क्वालिटी का बफर फ्री वीडियो स्ट्रीम होगा, 100% फ्री। और 2-4 चैप्टर नहीं, पूरा कोर्स आपको फ्री मिलता है। जैसे यूट्यूब पर आप लेक्चर देख रहे हो फ्री में, वैसे आपको वेबसाइट पर भी बिल्कुल फ्री मिलेगा, और वेबसाइट पे आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर ना सिर्फ आईआईटी जेईई की बल्कि नीट की तैयारी भी चल रही है। तो नीट के जितने स्टूडेंट्स, जितने एस्पिरेंट्स हैं, जितने तुम्हारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जो एक ऐसे चैनल के लिए भटक रहे हैं अभी कि भाई कहीं कोई रेगुलर कंटेंट वाला चैनल मिल जाए, कहीं कोई ऐसा चैनल मिल जाए जो क्वालिटी कंटेंट देता हो, रोज वीडियो अपलोड करता हो, जहां से मैं 100% अपनी नीट की तैयारी निकाल सकूं, ऐसे बच्चों तक ये चैनल का लिंक जरूर पहुंचाएं, जेईई का भी के लिए भी और नीट के लिए भी, क्योंकि नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जाने। तो उन सबको ये चैनल सब्सक्राइब करने को बोले, आप भी सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है पहले आप सब्सक्राइब करें, फिर ये चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।